हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहां पर आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें आई वांट टू टॉक अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, और इस चीज़ के बारे में मुझे वैसे 1.5 साल पहले पता चल गया था, बट स्टिल आई वॉज होल्डिंग ऑन टू मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि मुझे पता था इसमें बहुत सारा रिसर्च जाएगा। एंड आई ऑल्सो नो दिस थिंग क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, ये भगवान के बारे में है, ट्रेडिशन के बारे में है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये वीडियो ना पसंद आए। आई एम टेलिंग यू गाइस दिस थिंग जेन्युइनली। इस वीडियो पे मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करी है एंड आई एम ट्रेडिंग केयरफुली, बट स्टिल इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में सच बोलना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हर ट्रेडिशन में लोग सिर्फ अच्छी साइड देखना पसंद करते हैं, पर उस ट्रेडिशन के पीछे क्या चल रहा होता है, उसकी नेगेटिव साइड क्या होती है, ये चीज़ कोई नहीं देखना चाहता। सो होपफुली कोई भी नेगेटिव कमेंट लिखने से पहले आप पूरी वीडियो देखेंगे, तब भी अगर आपको पसंद ना आए इट्स फाइन, तब आप जो भी आपको कमेंट करना है तब आप वो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आई एम नॉट फ्रॉम नेपाल, सो आई डोंट नो स्पेसिफिकली कि कोई भी नाम कैसे प्रोनाउंस करना है या फिर इन्स एंड आउट क्या होता है नेपाल में। सो अगर मैंने कोई पॉइंट गलत बोल दिया देन यू कैन करेक्ट मी इन कमेंट्स ऑल्सो, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेक फ्यू सेकंड्स ऑफ योर टाइम एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नया गाना रिलीज हो गया है जिसका नाम है लेसान। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो में इस गाने को सुना था उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू। एंड अगर आप लोगों ने मेरा गाना नहीं सुना है देन इट इज अवेलेबल ऑन एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म। अगेन दिस सॉन्ग इज अबाउट लव, दिस सॉन्ग इज अबाउट लूजिंग योर मेमोरी, trying to get back to your partner even though they don't remember you. And I think कि अगर तुम लोगों को थोड़ा chill गाने पसंद हैं, तुम लोगों को थोड़ा relax vibe चाहिए, then this song is just perfect for you. अगर मेरी horror story सुनने के बाद तुम्हें कभी डर लगता है then you can listen to this song and it will just put you back into that state. Well, here is a snippet of my song. लेसान is available on every single streaming platform and नेपाल वालों अगर तुम लोग देख रहे हो तो ये TikTok पे भी है। I miss TikTok so much seriously. I wish it was here, but क्या कर सकते हैं। But now let's start with today's video which talks about a very specific goddess from Nepal. नेपाल इंडिया और चाइना के बीच एक कंट्री जो वैसे तो बहुत छोटी है with a population of 30.72 million, लेकिन ये कंट्री बहुत सारे अजूबों से भरी है। दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। गौतम बुद्धा का जन्म भी नेपाल में ही हुआ था। काठमांडू जो कि नेपाल का कैपिटल है और एक ज़माने में दुनिया का वीड कैपिटल भी हुआ करता था, जहां दुनिया के हर कोने से लोग आते थे हरी घास लेने के लिए। बट अभी तो ऑब्वियसली वीड इलीगल है नेपाल में, बट एट वन टाइम इट वॉज थ्राइविंग देयर। और काठमांडू बस हरी पत्ती के लिए नहीं बल्कि अपने मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 3000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर मंदिर है पशुपतिनाथ का। काठमांडू शहर के हर एक कोने में आपको मंदिर दिखेंगे। इसी वजह से एक कहावत है कि काठमांडू में तुम्हें घरों से ज़्यादा मंदिर दिखेंगे। नेपाल में 125 एथनिक ग्रुप्स हैं, 123 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से नेपाली बोलने वाले लोग की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। नेपाल एक मल्टी कल्चरल कंट्री है जहां अलग अलग प्रकार का डांस और म्यूज़िक होता है। थारू स्टिक डांस और पीकॉक डांस के बारे में आपने सुना ही होगा।
यहाँ फेस्टिवल भी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे कि दशैन और तिहार। नेपाल एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है। यहाँ की पॉपुलेशन हिंदू, बुद्धिस्ट, इस्लामिक, क्रिश्चियंस और जैन रिलीजन फॉलो करते हैं। दाल भात नेपाल का स्टेपल फूड है और यहाँ के लोग मोस्टली खेती करके अपना गुजारा करते हैं। अब तक मैंने आपको वीडियो में नेपाल के बारे में जितना कुछ बताया था, ये सुन के आप में से बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि नेपाल और इंडिया के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों ही कंट्रीज़ मल्टीकल्चरल और मल्टीलिंगुअल हैं। हमारे बिलीव्स और त्योहार भी बहुत मिलते जुलते हैं। यहाँ तक कि दोनों ही कंट्री के लोग भगवान में बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो नेपाल को इंडिया से अलग बनाता है, या ये कह लो नेपाल का एक ऐसा यूनिक ट्रेडिशन है जो शायद ही किसी और देश में फॉलो किया जाता होगा, एंड दैट इज द लिविंग गॉडेस कुमारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। वैसे तो मैंने बहुत रिसर्च करी है इस टॉपिक पर, बट आई एम अ ह्यूमन, सो अगेन अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो कोई भी नाम लेने में या फिर कोई भी पॉइंट में, देन प्लीज़ करेक्ट मी इन कमेंट्स। एंड ऑल्सो आई होप ये वीडियो ऐसे ना आए कि आई एम डिसरिस्पेक्टिंग नेपाल का कल्चर या फिर नेपाल का जो ट्रेडिशन है। दैट इज़ नॉट माई इंटेंट। आई जस्ट वांट टू शो बोथ साइड ऑफ अ कॉइन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। भगवान की पूजा तो हम सब करते हैं, लेकिन कुमारी को जो चीज़ सब भगवानों से अलग करती है वो ये है कि कुमारी कोई मूर्ति या फिर तस्वीर नहीं, बल्कि एक जीती जागती इंसान है, जिसे भगवान का रूप समझकर या ऐसा प्रतीत करके उनकी पूजा की जाती है। नेपाल में ऐसा माना जाता है कि कुमारी नेपाल की रक्षा करती है और देश की समृद्धि का भी ध्यान रखती हैं। इससे पहले कि हम कुमारी के बारे में जाने, ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि इस ट्रेडिशन की शुरुआत कैसे हुई। अलग अलग लोग कहानियों पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं आपको 3 कहानियाँ बताऊंगा जो बहुत फेमस है रिलेटेड टू कुमारी। पहली कहानी के अकॉर्डिंग नेपाल का एक राजा था जिनका नाम था जया प्रकाश माला। हर रात राजा और माँ तालेजू, जो कि माँ दुर्गा का एक रूप है, साथ में डाइस के गेम खेलते थे, जिसे त्रिपासा भी कहा जाता है। माँ तालेजू हर रात राजा के साथ ये गेम खेलने आती थी, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि राजा इस गेम के बारे में, उनकी इस मुलाकात के बारे में किसी से कुछ ना कहें, और ना ही किसी को ये पता चल सकता था कि माँ तालेजू राजा के साथ मिलती है या फिर गेम खेलती है, क्योंकि वो एक भगवान थी। और अगर लोगों को यह पता चल जाता तो इस बात का बहुत बतंगड़ बन सकता था उस समय। दिस वॉज सच अ सीक्रेट कि जब राजा की बीवी रानी ने भी उनसे पूछा था कि वो हर रात कहाँ जाते हैं, तो राजा उनसे कुछ नहीं कह पाते। लेकिन राजा का ऐसे रोज रोज बाहर जाना रानी को ये बात खटकती थी। उन्हें ये बात खाए जा रही थी कि आखिर राजा कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। तो एक रात रानी ने राजा का पीछा किया और उन्हें एक कमरे में जाते हुए देखा। रानी अब और क्यूरियस हो गई थी। रानी ने तुरंत जाकर कमरे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही रानी ने राजा और तालेजू को साथ में देखा, रानी को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। और रानी को देखकर माँ तालेजू राजा से नाराज़ हो गई, और क्योंकि उनकी शर्त को फॉलो नहीं करा गया था, इसीलिए रानी के आते ही माँ तालेजू एकदम से गायब हो गई थी। राजा पहले रानी पर चिल्लाए और फिर उन्होंने अपनी बीवी को सब कुछ बताया, पर माँ तालेजू अब गायब थी और राजा जी उनसे फिर से मिलना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना करी और राजा की काफ़ी मिन्नतों के बाद माँ तालेजू ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें नेवारी कम्युनिटी के किसी एक लड़की के रूप में मिलूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। और तब से ही कुमारी का ये ट्रेडिशन चल रहा है। एज यू माइट हैव गेस्ड कि नेवारी कम्युनिटी की एक लड़की को माँ तालेजू का अवतार माना जाता है।
दूसरी कहानी के अकॉर्डिंग माँ तलेजू नेपाल के राजा त्रैलोक्यमाला से हर रात इंसानी अवतार में मिलने आती थी। जितने भी लोग नेपाल से वीडियो देख रहे हैं, आई एम सॉरी बिकॉज आई नो आई एम प्रोनाउंसिंग एवरीथिंग रॉन्ग, बट गेटिंग बैक टू द वीडियो। राजा और माँ तलेजू दोनों साथ में त्रिपासा खेलते थे। त्रिपासा इज अगेन द सेम डाइस गेम। एक रात हर रोज की तरह राजा और तलेजू त्रिपासा खेल रहे थे, लेकिन अचानक राजा ने माँ तलेजू की तरफ गलत कदम उठाया, उन्हें छूने की कोशिश करी, जिसकी वजह से माँ तलेजू गुस्सा हो गई क्योंकि उनका अपमान करा गया था। और इसके बाद से माँ तलेजू ने महल में आना बंद कर दिया था। इसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसकी वजह से राजा ने खूब माफ़ी मांगी और तलेजू ने उनकी माफ़ी स्वीकार करके उनसे कहा कि वो नेवारी कम्युनिटी की एक लड़की की बॉडी में अवतार की तरह आएंगी और तब राजा उस लड़की की पूजा कर सकते हैं। तीसरी कहानी के अकॉर्डिंग राजा जयप्रकाश माला ने एक लड़की को राज्य से बाहर कर दिया था क्योंकि उस लड़की को माँ दुर्गा ने पोजेस कर लिया था, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। राजा डर गए थे। जब रानी को राजा की ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने राजा से तुरंत उस लड़की को वापस लाने की मांग की और उसे माँ दुर्गा का रूप समझ के पूजने के लिए कहा। तभी से एक कुमारी चुनी जाती है और उसे सब लोग पूजते हैं। सो टू गेट दिस थिंग क्लियर टू यू कि एक कुमारी कैसे चुनी जाती है, एक बच्ची पैदा होती है एक स्पेसिफिक परिवार में, एक स्पेसिफिक नाम में, जहाँ से उनका फ्यूचर फिर सेट होता है। उन्हें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, बट दिस थिंग इज़ क्लियर कि एक बहुत ही ज़्यादा छोटी उम्र में उन्हें इस चीज़ में आना होता है। उन्हें अपना घर छोड़ना होता है, उन्हें बात करने का प्रिविलेज छोड़ना होता है, उन्हें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं इस रिलीजन के लिए, इस ट्रेडिशन के लिए। और जो ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं ये मैं तुम्हें आगे बताऊँगा, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि ये सब कुछ इन बच्चों के साथ या फिर इस बच्चे के साथ हो रहा होता है when she is just 3 to 5 years old. जो लड़की कुमारी बनती है वो एक बुद्धिस्ट फैमिली से ही बिलोंग करनी चाहिए जो नेवारी कम्युनिटी से हो, और ऐसा माना जाता है कि उस लड़की के अंदर तालेजू या माँ दुर्गा का वास होता है। कुमारी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्जिन, इसीलिए कुमारी को बहुत छोटी उम्र में चुना जाता है when she is actually a कुमारी। पर जब एक कुमारी को पूजने के बाद, उसे बहुत टाइम अपने साथ रखने के बाद, उसे भगवान जैसा ट्रीट करने के बाद, जब कुमारी के पीरियड स्टार्ट होते हैं तब उसे एक नई कुमारी से रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कुमारी का खून बहता है ईदर थ्रू इंजरी और पीरियड्स, तब माँ तलेजू उसका शरीर छोड़कर चले जाती हैं। अब हमें ये चीज़ पता लग गई है कि ट्रेडिशन की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन कुमारी का चयन कैसे होता है, उनका सिलेक्शन कैसे होता है। ये जो पूरा चयन का प्रोसेस है ये 5 सीनियर प्रीस्ट की देखरेख में होता है। ये जो चयन की प्रोसेस है ये भी बिल्कुल आसान नहीं होती। जितनी भी लड़कियां होती हैं जो इस ट्रेडिशन में शामिल होती हैं वो ऑब्वियसली बहुत ही छोटी उम्र की हैं, इतनी छोटी कि कुछ तो सिर्फ 3 साल की होती हैं। उन्हें खुद पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है, या फिर ये चीज़ भी कि भला वो किस चीज़ का हिस्सा बनने वाले हैं। सबसे पहले उन छोटी बच्चियों को परखा जाता है, उनकी फिजिकल क्वालिटीज़ एंड बिहेवियर को बड़े ही ध्यान से जज किया जाता है। जो भी एज अ कुमारी सेलेक्ट होते हैं वो बहुत ही जेंटल और काम होने चाहिए और फियरलेस भी। उसकी पूरी बॉडी पर कोई भी निशान नहीं होना चाहिए और उसे कोई भी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। वो या तो गोरी या फिर थोड़ी सी डस्की होनी चाहिए। उसके बाल और आंखें प्योर ब्लैक होने चाहिए। उसके हाथ और पैर एकदम नाजुक होने चाहिए, और तो और उसके सेट ऑफ 20 टीथ्स होने चाहिए, मीनिंग उसके दूध के दांत अभी भी होने चाहिए when she is getting selected। और ये सब कुछ चेक किया जाता है एक कुमारी को चुनने के लिए।
ये सब चेक करने के बाद ये देखा जाता है कि उन लड़कियों में तालेजू के 32 गुण में से कितने गुण हैं। और जो ये 32 गुण हैं ये थोड़े से अजीब है या कह सकते हैं इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आई लैशेस जो गाय जैसी हो, थाइज जो हिरण जैसी हो, छाती जो शेर जैसी हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिन भी लड़कियों में इन 32 गुणों में से सबसे ज़्यादा गुण मैच होते हैं वो ही सेलेक्ट होती हैं, जिसके बाद चुनी हुई लड़कियों की कुंडली राजा की कुंडली से मिलाई जाती है। और जिस भी लड़की की कुंडली सबसे ज़्यादा मैच होती है राजा उसे एज अ कुमारी सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद एक टेस्ट होता है दसई या विजयदशमी की रात को, जिस रात माँ काली को 108 भैंसों और बकरियों की बलि चढ़ाई जाती है। उस रात चुनी हुई कुमारी को एक आंगन में चलना पड़ता है जो भरा हुआ होता है इन्हीं 108 भैंसों और बकरियों की डेड बॉडी से। अगर वो इस आंगन में बिना डरे चल लेती हैं तो वो अगली परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाती हैं, लेकिन अगर वो डर जाती हैं तो दूसरी लड़की का चयन किया जाता है। पर अगर वो नहीं डरती तो उसके बाद उन्हें अकेले एक रूम में रात बितानी होती है और ये रूम इन सैक्रिफाइस जानवरों के सरों से भरा हुआ होता है। इसके बाद आखिरी परीक्षा होती है जिसमें चुनी हुई लड़कियों को एक्स कुमारी के जेवर और दूसरी चीज़ों की पहचान करनी पड़ती है फ्रॉम अ सेट ऑफ थिंग्स। अगर सही चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है तब उस लड़की को कुमारी बनने दिया जाता है। कुमारी डिक्लेयर होने के बाद कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं जिससे सेलेक्टेड कुमारी की इम्प्योरिटीज़ को साफ किया जाता है। एंड देन फाइनली कुमारी को शिफ्ट किया जाता है कुमारी घर में। सो दैट मीन्स दैट दे हैव टू लीव देयर हाउस एंड मूव टू द कुमारी घर। पूरे नेपाल में बहुत सारी कुमारीज हैं, लेकिन काठमांडू की कुमारी सबसे ज़्यादा मानी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें रॉयल कुमारी कहा जाता है। सिर्फ रॉयल कुमारी ही कुमारी घर में रहती हैं, अपने परिवार से दूर, जहां उनकी देखभाल के लिए केयर टेकर्स होते हैं जो कुमारी की सारी नीड्स का ध्यान रखते हैं। उन्हें नहलाते हैं, उनका मेकअप करते हैं, उनके बाल बनाते हैं। यू गेट माई पॉइंट। बाकी जो दूसरे शहरों की कुमारीज होती हैं वो अपने परिवार के साथ ही रहती हैं, अपने ही घर में। लेकिन परिवार के साथ रह के भी कुमारी घर की बेटी की तरह नहीं बल्कि भगवान की तरह ट्रीट की जाती हैं। कुमारी के माँ पिता उन्हें नाम से नहीं बुलाते। अपनी खुद की बेटी को उन्हें तालेजू कह के बुलाना पड़ता है। हर सुबह उन्हें कुमारी की आरती करनी होती है। घर में जब भी खाना बनता है तो सबसे पहले कुमारी को दिया जाता है। इतने सारे जो भक्त कुमारी से मिलने आते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। ये चेक करना होता है कि सारे काम अच्छे से हो रहे हों और कुमारी की सारी इच्छाएं पूरी हो रही हो। इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से पेरेंट्स इतने बिजी हो जाते हैं कि यूजुअली कुमारी के पेरेंट्स नौकरी भी छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कुमारी को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि कुमारी किसी से बात नहीं कर सकती एक्सेप्ट हर फैमिली या फिर केयर टेकर्स इन केस ऑफ रॉयल कुमारी। जितने डिवोटीज भी आते हैं उनसे मिलने, वो भी कुमारी से बात नहीं कर सकते। कुमारी सिर्फ रेड कलर के कपड़े ही पहन सकती हैं, वो कभी शूज़ नहीं पहन सकती। एंड इफ़ एट ऑल फीट को कवर करना हो तो उन्हें लाल मोज़े पहनाए जाते हैं। वो खुद से कहीं चल के भी नहीं जा सकती, उन्हें हर जगह उठाकर ले जाया जाता है। ये इसलिए होता है ताकि कुमारी की प्योरिटी मेंटेन रहे। कहीं चलते चलते उनके पैर में कुछ लग गया और खून आ गया तो इस वजह से कुमारी को थ्रोन से निकाला भी जा सकता है। एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कुमारी के जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनका भी एक मतलब होता है। जितनी भी पिक्चर्स और वीडियोस मैंने अभी तक स्क्रीन पे दिखाई हैं उनमें ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कुमारी के चेहरे पर एक सीरियसनेस है। वेल एक्चुअली कुमारी का सीरियस फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब है कि डिवोटी की इच्छाएं पूरी होंगी, और जब वो रोती हैं तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। वहीं अगर कुमारी मुस्कुराती है तो उसका मतलब होता है कि किसी की डेथ होने वाली है।
इसीलिए उनका ज़्यादातर टाइम पर सीरियस फेस रखना अच्छा माना जाता है। कुमारी अपनी ज़िंदगी के 8 से 10 साल इस ट्रेडिशन को दे देती हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानती है बिना उनके अगेंस्ट खड़े हुए। अपनी ही उम्र के बच्चों को वो एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए देखती हैं, बट शी नेवर कंप्लेन्स और नेवर क्वेश्चंस अबाउट हर लाइफ। वो कभी भी या तो कोई सवाल नहीं करती या फिर उनका दिमाग इतना विकसित हुआ ही नहीं होता है कि वो कुछ सवाल कर सकें। इमेजिन करो, एक दिन पहले तक एक छोटी लड़की बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीती है, अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, दोस्तों के साथ खेलती है, मस्ती करती है, चिल्लाती है, जहाँ जाना है चाहे जा सकती है। और दूसरे ही दिन उससे एक देश के सारे लोग भगवान मानने लगते हैं। दूर दूर से लोग उसकी एक झलक के लिए आते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स के लिए आते हैं, इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज़ एंड पॉलिटिशियंस। उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दी जाती है, हर जगह उठाकर ले जाया जाता है, उसकी सारी डिमांड्स और इच्छाएं पूरी की जाती हैं। आप ऐसे कहीं लोग सोच रहे होंगे कि क्या आलीशान ज़िंदगी है ये, पर क्या ये सब सुनने में जितना फैसिनेटिंग लग रहा है, रियलिटी में भी उतना ही अच्छा है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस ट्रेडिशन के भी दो पहलू हैं। एक जो पॉजिटिव साइड है और दूसरी वो साइड जिसके बारे में या तो कोई बताना नहीं चाहता या लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, विच इंक्लूड्स द वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड। सब लोग बस इस ट्रेडिशन के बारे में ही बात करते हैं, पर लोग ये भूल जाते हैं कि ये ट्रेडिशन जिनसे हो रहा है, जो कर रही है, वो आखिर एक छोटी बच्ची ही है। कुछ साल पहले तक क्या होता था कि कुमारी को भगवान का ही रूप माना जाता था, और भगवान को तो सब पता होता है। उसी वजह से लोग सोचते थे कि कुमारी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शी नोज एवरीथिंग। तो जब तक कुमारी थ्रोन पे रहती थी, विच मेंट कि जब तक उनके पीरियड्स नहीं आते थे, उन्हें पढ़ाई करने नहीं दिया जाता था। उन्हें ना ही किसी से बात करना अलाउड था, एक्सेप्ट उनका खुद का परिवार ऑफ कोर्स। ना ही किसी के साथ खेलना अलाउड था। तो जिस उम्र में बच्चे का दिमाग डेवलप होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, सोशलाइज करते हैं और दोस्त बनाते हैं, उस उम्र में इन बच्चों को आइसोलेटेड रखा जाता था, ताकि कल्चर या फिर ट्रेडिशन इस एक हिस्से को आगे बढ़ाया जाए। और जैसा कि मैंने कहा, जब कुमारी को पीरियड्स होते हैं तो उन्हें डिथ्रोन किया जाता है, जिसके बाद उस लड़की को वापस एक नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ती है, जो कि आसान बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इतने सालों तक उन्हें कभी ये सब करना ही नहीं पड़ा था, जो आपके और मेरे जैसे लोग के लिए नॉर्मल बात होती थी, जैसे अपने आप चलना या लोगों से बातें करना। आई नो दिस थिंग कि सुनने में ये बहुत अजीब लग रहा होगा तुम्हें कि चलना और बात करना कैसे एक छोटी चीज़ हो सकती है, बट दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अ लिटिल गर्ल। द फियर ऑफ अननोन, ये चीज़ तुम्हें भी पता ही होगी, और तुम लोग भी उन चीज़ों से दूर भागते होंगे जो तुमने पहले कभी नहीं करी होगी। तो सोचो कि एक 14-15 साल की लड़की के लिए ये सब कुछ कैसा होगा। इसी वजह से बहुत सारी कुमारीज जब नॉर्मल लाइफ में जीने लगती हैं, तो शुरुआत के दिनों में उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता, क्योंकि अगेन इतने सालों से वो कभी चली ही नहीं। इतना ही नहीं, उन्हें घर के बाहर तक जाने में डर लगता है, क्राउडेड प्लेसेस में उन्हें डर लगता है, उन्हें लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है। काफ़ी फॉर्मर कुमारीज ऊंची आवाज़ में बोल नहीं पाती, लोगों के सामने अपने थॉट्स नहीं रख पाती, और क्योंकि उन्हें पढ़ाया भी नहीं जाता है, तो वो बाहर जाके किसी कंपनी में या फिर एक सिंपल सी नौकरी भी नहीं कर सकते हैं। फाइनेंशियली वो अपने आप को कंपाइल नहीं कर पाते, अपना ध्यान नहीं रख पाते। और हाँ, ये बात सच है कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें पेंशन मिलती है, पर ज़िंदगी भर के लिए इतने कम पैसों से गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक आदमी अपने घर से बाहर तो जाएगा ही। इस चीज़ का सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास नहीं है। उन्हें अपने टीनेज सालों में अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है, जो कि सबके बस की बात नहीं होती। यहाँ तक कि उन्हें शादी करने में भी काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। कोई भी उनसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं होता, क्योंकि नेपाल में ऐसा माना जाता है कि जो भी कुमारी से शादी करता है, उसकी कुछ सालों में मौत हो जाती है। क्या एक ट्रेडिशन इतना इम्पॉर्टेंट है कि लोगों के बिलीफ के लिए किसी की ज़िंदगी के बहुत इम्पॉर्टेंट सालों को अनदेखा किया जाए? ये तो उन बच्चों के ह्यूमन राइट्स को वायलेट करना जैसा हुआ। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग कि ट्रेडिशन फॉलो नहीं करना चाहिए,
हर कंट्रीज़ के अपने अपने ट्रेडिशन है, अपने अपने बिलीफ है, एंड बिलीफ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग. आई नो दैट थिंग, बट दिस एक्सट्रीम एक्सक्लूजन ऑफ दीज गर्ल्स फ्रॉम सोसाइटी, somebody needs to think about that thing. और जैसा आप सभी को ये सुनने में शायद से अजीब सा लग रहा होगा, वैसे ही नेपाल के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को भी ये सब कुछ खटक रहा था. जब लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे तो नेपाल की सरकार ने कुमारी ट्रेडिशन के रिलेटेड कुछ रीति रिवाजों को कैंसिल या मॉडर्नाइज कर दिया. जैसे कि अब कुमारीज़ को पढ़ने दिया जाता है, स्कूल जाने दिया जाता है, दोस्तों के साथ खेलने दिया जाता है, बातचीत करने के लिए ज़्यादा तो नहीं पर थोड़े लोगों से बातचीत करने दिया जाता है उन्हें. लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ज़्यादा मस्ती या खेल कूद नहीं कर सकते हैं, वो ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर अगेन चोट लग गई या खून निकल गया तो दे विल बी डिथ्रोन्ड. एंड वन मोर थिंग, ये सारे चेंजेस तो हैं दूसरे शहरों की कुमारीज़ के लिए, लेकिन रॉयल कुमारी के लिए जो काठमांडू में रहती है, उन्हें कुम्हारी के घर में ही रहना पड़ता है. उन्हें पढ़ाने के लिए प्राइवेट टीचर्स आते हैं, वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते. और साल में सिर्फ 12 से 13 बार ही कुमारी को घर से बाहर जाने का मौका मिलता है, विच इज़ मोस्टली त्योहारों के दिन या फिर किसी और नेपाली ट्रेडिशन वाले दिन, ताकि लोग उनके दर्शन कर सकें. ये है कुमारी ट्रेडिशन का पूरा सच, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों. टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता. ये नेपाल के कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट और कई सालों से मनाया हुआ हिस्सा है, लोगों के बिलीव्स का पार्ट है. एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आई एम नॉट अगेंस्ट बिलीव्स. लेकिन दूसरी ओर एक बच्ची है जिसने अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट फेज को, अपने बचपन को एक तरह से सेक्रीफाइस कर दिया था फॉर अ ग्रेटर गुड, और इज इट जस्ट टू फिल अ शू. So this was all that you need to know about the living goddess Kumari. Again, I hope कि ये वीडियो किसी को भी offensive नहीं लगी होगी, because that is not my intent, guys. And before you go, please go listen to my song Lesan, because it is available on every single platform. And मैंने इसका probably link description में या फिर pinned comment में भी दे रखा होगा. With that, I hope that you guys are happy and healthy, and I will see you next week. Bye bye.